हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो सपनों के साथ और अपनों के साथ आइए मिलकर के इस नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 डिस्कस करने वाली हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। और अगर अभी तक आपने क्लास 1 और 2 नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कशन किया है पूरा हैंड रिटन नोट्स के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम क्लास 3 डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो स्टार्ट होने के पहले, सेशन स्टार्ट होने के पहले मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो जैसे कि आप लोगों का DFCCIL का पेपर बहुत ही जल्द कंडक्ट कराया जाएगा, जून में टेंटेटिव डेट है। और मैं यही कहूँगी कि अगर रियल में आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोगों के अंदर एक शिद्दत होनी चाहिए, एक जुनून होनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट थी तो मैं भी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करती थी, नोट्स बनाती थी और एक एक चीज़ की तैयारी करके जाती थी। और मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूँगी, अगर कोई नहीं जानता है तो मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ SSC JEE 2018 में। और मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 आया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक किया है और कोल इंडिया लिमिटेड में भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो एक शिद्दत होनी चाहिए अगर आप सच में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है जो बहुत ही मन लगा के और बहुत ही शिद्दत के साथ किसी चीज़ को पाने की इच्छा रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अच्छे से बने रहिए और अच्छे से अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर मैडम बोली है तो आप अच्छे से पढ़िए, यही मैं कहना चाहती हूँ। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहती हूँ तो बहुत ही कम स्टूडेंट उसका जवाब देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी का पहले कमेंट आता है। तो अब से मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं क्वेश्चन पूछूंगी और मैं दूसरी क्लास में जो भी स्टूडेंट पहले जवाब देगा उसका मैं नाम अनाउंस करूँगी। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप देखिए, ट्राई करिए। क्योंकि जब हम एज अ स्टूडेंट पढ़ते थे तो लगता था कि अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम पहले जवाब ना दें। तो आप भी जवाब दीजिए, अच्छा लगता है क्वेश्चन पूछने में और मोटिवेशन आता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। देखिए, नोट्स एक एक प्रिपेयर करके बहुत सारा डेटा सर्च करना पड़ता है। तो फिर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे कब हुआ था, तो आप लोग प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, वो 1951 में हुआ था। क्योंकि कई बार हो जाता है मिस्टेक, तो बाय मिस्टेक मैंने शायद 1950 बता दिया था, आप उसे करेक्ट करके 1951 कर ले। और एक बात, मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था आप लोगों से कि कितने ऐसे इंडियन स्टेट हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली होना चाहिए, तो शायद बाई मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग हो गया था, इक्वेटर हो गया था, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो टोटल 8 स्टेट होते हैं, पास करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो यही आप लोगों को बताना था। आप अच्छे से पढ़िए, फिर मज़ा आएगा आप लोगों को भी। और मैं बहुत सारे सेशन कंटिन्यू करवाने वाली हूँ आप लोगों से, और इसका भी PDF आप लोगों को पूरे हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना रिविज़न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखिए, क्योंकि मैं पिछली क्लास में कुछ ट्रेन डिस्कशन की थी, जैसे वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस। तो मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर आप लोगों को और भी ट्रेन के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। तो मुझे सिर्फ एक आधी कमेंट मिला था जिसमें कि मैंने डिस्कशन किया है समझौता एक्सप्रेस, और आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, आज दोस्तों हम इंडिया ट्रेन कितनी चलती है इंडिया और बांग्लादेश, तो एक रिसेंट न्यूज़ आया हुआ है, वो आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलती है। देख लीजिए, पहला जो मैंने ट्रेन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैत्री एक्सप्रेस। तो मैत्री मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप, और इसी को हम लोग हिंदी में मैत्री कहते हैं। और ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चली थी पहली बार, ये पहली ट्रेन है इसलिए मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट मॉडर्न ट्रेन, फुल्ली एयर कंडीशन एक्सप्रेस। एंड इट रन्स कहाँ से कहाँ के बीच में होती है ये देख लेते हैं। तो इट रन्स बिटवीन ढाका इन बांग्लादेश टू कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। यानी कि आप लोगों सब लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, तो ढाका से लेकर के ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये ट्रेन चली थी पहली बार। कब चली थी देख लीजिए, 14 अप्रैल को 2008 को चली थी ये। और ये री एस्टैब्लिश्ड किया गया था आफ्टर 43 ईयर्स, यानी कि आज़ादी के पहले ये चलता था और बीच में फिर स्टॉप कर दिया गया था, फिर इसको रीस्टैब्लिश किया गया था 14 अप्रैल 2008 में। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन है मैत्री एक्सप्रेस का। सबसे पहले तो ये फर्स्ट मॉडर्न ट्रेन थी, फुल्ली एयर कंडीशन थी।
सेकंड, ये कहाँ से कहाँ तक की चली थी, ये ढाका से ले करके कोलकाता तक चली हुई थी, तो ये इन्फॉर्मेशन है। और कब चली थी, 14 अप्रैल 2008 में चली थी। अब आप मुझे बताने वाले हैं कि 14 अप्रैल जस्ट अभी गया हुआ है, तो 14 अप्रैल को क्या इंपॉर्टेंट डेट है, क्यों मनाया जाता है, इसका सेलिब्रेशन किस के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। और बांग्लादेश को देखिए ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता है, तो ये आप लोगों का एक जीके क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। और कैपिटल जैसा कि मैंने ढाका है वो कहा। बांग्लादेश की करेंसी है टका, और सार्क की पहली समिट जो हुई थी वो ढाका बांग्लादेश में ही हुई थी। और सार्क का जो हेड क्वार्टर है देखिए वो है काठमांडू नेपाल में। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड। और मेरे को आप एक और क्वेश्चन बताइए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि जब गंगा, हमारी जो गंगा है, नदी रिवर है, वो बांग्लादेश में जब फ्लो होती है तो उसका नाम क्या होता है, किस नाम से उसको बुलाया जाता है, तो ये आप कमेंट करिए, आप लोगों को मज़ा आएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बंधन एक्सप्रेस। तो ये देखिए सेकंड बंधन एक्सप्रेस चली थी हमारी कहाँ से कहाँ तक के बीच में चली थी, तो ये भी इंडिया और बांग्लादेश में, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, इट रन्स बिटवीन कोलकाता टू खुलना, मतलब स्टेशन का नाम है खुलना बांग्लादेश। तो आप लोगों से क्या पूछ सकता है कि कौन सी ट्रेनें बांग्लादेश और इंडिया के बीच में चलती है, तो दूसरी नंबर की ट्रेन हमारी बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना के बीच में चली थी ये। और इनिशियली इस ट्रेन को मैत्री एक्सप्रेस 2 के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बंधन एक्सप्रेस हो गया। और इस ट्रेन के लिए एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए और पासपोर्ट आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप टिकट को बुक कर सकते हैं। और इसकी पहली सर्विस स्टार्ट की गई थी देखिए 9 नवंबर 2017 को, तो ये भी रिसेंट है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2017 में है, तो पूछा जा सकता है आप लोगों से। और देखिए ये मैंने बहुत सारे डेटा कलेक्ट किया और जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा है कि इतना आप लोग से पूछा जा सकता है, इसके अंदर आप इसके बाहर आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड नंबर पे मैंने लिखा है देखिए बरिशाल एक्सप्रेस, तो मेरे ख्याल से ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, 1884 में चला था कोलकाता और खुलना के बीच में। तो अब देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है, रिसेंट का करंट न्यूज़ है ये, तो इम्पॉर्टेंट मैंने मार्क किया, देख लीजिए, हाईलाइट भी किया है। तो हो सकता है आप लोगों के इस बार के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी अभी कौन सी ट्रेन चली हुई है, तो ये है मिताली एक्सप्रेस। फिर से देखिए मिताली एक्सप्रेस चली थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, और ये थर्ड मॉडर्न ट्रेन फुल्ली पैसेंजर ट्रेन है, एसी पैसेंजर ट्रेन है। और कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी, तो ये चली थी बिटवीन सिल्लीगुड़ी, और सिल्लीगुड़ी होता है वेस्ट बंगाल में, एंड ढाका के बीच में ये चली थी, तो सिल्लीगुड़ी एंड ढाका। आप लोगों से ये पूछा जाता है कि किसके किसके बीच में चली थी, फर्स्ट क्वेश्चन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इनॉग्रेट किया गया था द नॉन स्टॉप पैसेंजर ट्रेन विथ 10 कंपार्टमेंट, यानी कि 10 कंपार्टमेंट इस ट्रेन में रहे होंगे। और कब इनॉग्रेट किया गया था इसका दोस्तों, ये हुआ था 26 मार्च 2021 को, यानी कि मार्च का ये करंट अफेयर बनता है आप लोगों के लिए। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका डेट, इसका ईयर और इसका पूरा डिटेल्स आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद आता है देखिए 513 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, इंपॉर्टेंट ये है कि कब चली थी, किसके किसके बीच में चली थी। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टू मार्क द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, यानी कि 50 ईयर हो गए हैं बांग्लादेश को, तो उसके ही उस ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी मिताली एक्सप्रेस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, गोल्डन जुबली मनाने के लिए बांग्लादेश का। और हमारे दोनों ही तरफ के प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ का इनॉग्रेशन किए थे, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और एक बात, गोल्डन, जैसे हम लोगों ने देखा था कि स्वर्ण जयंती जो एक्सप्रेस थी वो गोल्डन जुबली में हुआ था हमारे कंट्री के लिए, इंडिया इंडिपेंडेंस का गोल्डन जुबली मनाने के लिए चलाई गई थी। और इसका फर्स्ट सर्विस देखिए दिया गया था 27 मार्च 2021 को, यानी कि 26 को इसका इनॉग्रेशन हुआ और 27 मार्च को इसको चलाया गया, पहली बार सर्विस में लाया गया। अब देख लीजिए, एक मैंने नोट पॉइंट लिखा हुआ है, जब मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रही थी ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज का, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रॉड गेज के लिए 1676 mm होता है ट्रैक वाला, और लेकिन एक डेटा मिस हो गया था मुझसे जो मैंने अभी देखा,
स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल कितनी होती है, तो ये होता है 13 मीटर ब्रॉड गेज के लिए और 12 मीटर मीटर गेज के लिए। तो अगर आपने नोट्स बनाया है तो आप उसके सामने ये चीज़ और ऐड कर लें। तो अब आते हैं हम लोग ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान का न्यूज़ हमेशा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब लोगों को आई थिंक मालूम होगा कि समझौता एक्सप्रेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलने वाली पहली ट्रेन थी और ये बाई वीकली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चली थी, इट रन्स बिटवीन दिल्ली एंड अटारी इन इंडिया एंड लाहौर इन पाकिस्तान। तो समझौता मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और ये स्टार्ट किया गया था 22 जुलाई 1976 और शिमला एग्रीमेंट को देखते हुए ये स्टार्ट कराया गया था दोनों देशों के बीच में। और पहली बार रन कराया गया था, देख लीजिए, अमृतसर और लाहौर के बीच में। तो ये पहली एंड ओनली ट्रेन थी बिटवीन द टू कंट्री आफ्टर द थार एक्सप्रेस केम इनटू पिक्चर। तो फिर थार एक्सप्रेस आया और जैसे आप लोगों को पता है थार डेजर्ट कहाँ पर है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, समझौता एक्सप्रेस को बीच में फिर रोक दिया गया था, फिर वापस से इसको चलाया गया था। तो इतना न्यूज़ आप लोगों से नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि पहली ट्रेन कौन सी थी, समझौता एक्सप्रेस किसके किसके बीच में चली थी। अब आता है, देख लीजिए, थार एक्सप्रेस। तो थार आप लोग को पता है डेजर्ट राजस्थान में है और ये चली थी, देखिए, दूसरी ट्रेन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली। भगत की कोठी जो जोधपुर के अंडर आता है, एरिया है उसके आसपास का, टू कराची पाकिस्तान में है। तो इनके बीच में चली थी हमारी थार एक्सप्रेस और इन्होंने अपना पहला सर्विस दिया था 18 फरवरी 2006। तो मेरे अकॉर्डिंग ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझौता एक्सप्रेस आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये देख लीजिए, मैंने ट्रेन के बारे में बता दिया और अगर आप लोगों को और ट्रेन के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जितने भी मैं डेटा कलेक्ट करती हूँ, देख लीजिए, काफ़ी सर्च करना पड़ता है और फिर उसको एक साथ इकट्ठा करके पूरे नोट्स प्रिपेयर करने रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो माफ़ी चाहूँगी। और कई बार ऐसा होता है कि एक आध डेटा इधर उधर हो जाता है क्योंकि कई वेबसाइट में कुछ दिखाता है कुछ दिखाता है। तो फ्रेंड्स, आप उसको माइंड मत करिएगा और थोड़ा सा उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको लगता है, क्योंकि इतने सारे डेटा कलेक्ट करना होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हो जाता है। वैसे भी मशीन तो है नहीं। तो अब देख लीजिए, अब आते हैं ऑल अबाउट DFCCIL। तो DFCCIL के बारे में अब हम जानते हैं और इससे एक क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर से पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। एक एक करके हम देखेंगे। तो यहाँ मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी नीड नहीं थी क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को इसका सब डिटेल्स मालूम होना चाहिए, स्पेशली फुल फॉर्म अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपसे पूछता है कोई, तो आपको फटाक से बोल देना है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, देखिए, ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, एक PSU है, क्योंकि देखिए ये इसमें 85,000 करोड़ का ये पूरा लागत है और ये प्लानिंग है, ड्रीम प्रोजेक्ट है भारत का और मोदी जी का। तो इसमें अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन फेज़ है, ये चल रहा है, काम चल रहा है और हायर किया जा रहा है। और अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा है एग्जीक्यूटिव जो मैंने कंडक्ट कराया था एग्जीक्यूटिव हमारे सर के साथ, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बात कही है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और देखिए, कई बार मैं जब नोट्स बनाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है जून में। तो अगर मुझे ऐसा लगता है तो आप लोगों को तो लगना ही चाहिए, आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर चुकी हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। बट देखिए, आप लोगों के लिए डेटा मैं कलेक्ट करती रहती हूँ। अब आते हैं, देख लीजिए, ये सब्सिडरीज़ है, देखिए, इंडियन रेलवे का, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 30 अक्टूबर 2006 में फॉर्मेशन हुआ था। तो पहला क्वेश्चन आपसे फॉर्मेशन डे पूछ सकता है। और हेड क्वार्टर देख लीजिए, सेकंड नंबर पे इसका है न्यू दिल्ली। तो ये एकदम बिल्कुल कॉमन डेटा है और आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक आप लोग को नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ यहाँ पर कितने हैं देख लीजिए, तो ये है 1155 टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, 1155 एज ऑन मार्च 2019। तो ये डेटा मेरे को ऑफिशियल वेबसाइट से इनकी मिली हुई है और मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ मैं ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के चेक करके कंफर्म करूँ। और एक आप क्लिप देखेंगे, जब आप यूट्यूब में देखेंगे तो वो दूरदर्शन द्वारा बनाया गया है और मुझे थोड़ा ऑथेंटिक लगा,
इसीलिए मैंने डेटा वहाँ से कुछ कुछ उठाया हुआ है, तो आप चाहें तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और देख लीजिए चेयरमैन की बात जैसे मैंने किया था, चेयरमैन आरआरबी का किया था मैंने, रेलवे बोर्ड का, और डीएमआरसी का चेयरमैन अब हम देखेंगे अगर डीएफसीसीआईएल का, तो एट प्रेजेंट ये पोजीशन वैकेंट है, कोई भी इस पोजीशन को अभी नहीं लिया है। लेकिन अगर आपसे पूछता है तो मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि एमडी रखा गया है रविंद्र कुमार जैन जी को, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कशन किया था। और ये देखिए 85,000 करोड़ से ये पूरा प्रोजेक्ट है, और ये एक सपना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि बहुत सारा बर्डन आ जाता था इंडियन रेलवे पर और वहाँ पर लॉसेस होने लगते थे माल ढुलाई को लेकर के, तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट लाया गया, पूरा इसका ऑपरेशन हुआ। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले देख लीजिए कॉरिडोर पे मैं आप लोगों को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। गोल्डन क्वाड्रिलेटर आई थिंक आप सब लोग सुने होंगे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। और मेरी हिंदी देखिए इतनी वो नहीं है, हिंदी में वर्ड्स याद नहीं रख पाती हूँ। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखिए 4 जो मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली नॉर्थ में है, कोलकाता ईस्ट में, मुंबई वेस्ट में, चेन्नई साउथ में। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा 4 मेट्रो शहर है उसमें काफ़ी ज़्यादा रश होता था, और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा रश होता था, भीड़ होती थी, इसीलिए ये सब चीज़ डिसाइड किया गया। मैं आप लोगों को और डिटेल्स बताऊंगी। देखिए मैंने एक मैप ड्रॉ किया है अपने से खुद से, तो उतना अच्छा नहीं होगा, माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, सिर्फ ये समझाने के लिए है। तो देखिए ये 4 आप लोगों को मेजर सिटीज़ दिख रहे हैं, मेट्रो सिटी जिसे हम कहते हैं, दिल्ली मुंबई चेन्नई एंड कोलकाता। तो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में दिल्ली है, और आपके राइट हैंड साइड में कोलकाता, लेफ्ट हैंड साइड में मुंबई, और नीचे जाएंगे तो चेन्नई है। तो जब इन चारों को आप जोड़ेंगे तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, और इसके डायगोनल अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दिल्ली से लेकर के चेन्नई एक डायगोनल, और मुंबई से लेकर के कोलकाता या फिर हावड़ा एक हमारा डायगोनल। तो 2 डायगोनल बनते हैं, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए शो किया है, देख लीजिए, चेन्नई दिल्ली मुंबई कोलकाता। अब इसका टोटल रूट जो होता है, अगर आप पूरे को कवर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,122 किलोमीटर टोटल रूट है। अब जैसा कि जब आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये सब दिखाई देगा कि जैसे पहले क्या होता था, जो 16% ऑफ रूट थे पूरे हमारे में, जो 16% रूट थे वो एक तो कैरी करते थे पैसेंजर ट्रैफिक को 52%, और दूसरा 58% ऑफ रिवेन्यू अर्निंग फ्रेट ट्रैफिक ऑफ आईआर इंडियन रेलवे का, यानी कुछ नहीं है, माल ढुलाई वाला जो रहता है, सिंपल से लैंग्वेज में बोलूँ, माल ढुलाई का वो 58%, 16% रूट कैरी करते थे, और 52% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक को इनको कैरी करना पड़ता था। तो इससे बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, मुश्किल होने लगा, और नुकसान होने लगा, फ्रेट को लेकर के माल ढुलाई में इनका नुकसान होने लगा। इसीलिए एक नए ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, और निकल करके आया हमारा डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। नाम से समझ में आ रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ माल ढुलाई, माल गाड़ी ही चलेगी इन सब ट्रैकों में। और अभी नए नए ट्रैक बनाए जा रहे हैं, अभी 2 हमारा कॉरिडोर तैयार हो चुका है, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर। तो देख लीजिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है कि आप लोगों से पूछा गया है प्रीवियस ईयर, जब आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो पूछा गया है ईस्टर्न कॉरिडोर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता है, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं ईडीएफसी एंड डब्ल्यूडीएफसी। तो पहला देख लीजिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये हमारा कहाँ है, कहाँ से कहाँ चलता है, देख लीजिए, द रेलवे विल रन बिटवीन लुधियाना इन पंजाब एंड दानकुनी नियर कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। तो ये 2 प्लेस मैं जो लिखी हूँ, लुधियाना इन पंजाब एंड दानकुनी इन वेस्ट बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेटली इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दानकुनी कहाँ पर है, कोलकाता के पास में है, बिल्कुल वेस्ट बंगाल में, और आप लोग को सबको पता है कि लुधियाना पंजाब में है। यहाँ पर मैंने मैप से आप लोगों को शो भी कर दिया है कि देखिए ऊपर की तरफ पंजाब है, लुधियाना मैंने शो किया है, और जब आप नीचे की तरफ ईस्ट में देखेंगे तो कोलकाता के पास दानकुनी एक जगह है। इन दोनों के बीच में हमारा ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा कवर करेगा। देख लीजिए
इसका रूट लेंथ है 1839 किलोमीटर। तो इस पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था, क्योंकि जब मैंने दूरदर्शन का जो क्लिप था वीडियो, वहाँ से मैंने 1839 देखा, और एक जगह मैंने और देखा वहाँ पर 1856 लगा। तो मुझे ये थोड़ा ऑथेंटिक लगा। थोड़ा बहुत एक आध नंबर का मिस इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में लगभग यही डेटा गिवन रहेगा, तो आप मार्क कर सकते हैं। और ये कितने स्टेट को कवर करेगा? ये कवर करेगा, देखिए ऊपर से पंजाब, फिर आते हैं हम नीचे की तरफ हरियाणा, फिर हम आगे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। यानी कि 1 2 3 4 5 6 स्टेट को ये पूरा हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा कवर करेगा। तो यही है क्वेश्चन, इतना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और नाम याद रखना है, लुधियाना इन पंजाब एंड दानकुनी इन वेस्ट बंगाल। अब आता है, देख लीजिए, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ईस्टर्न मैंने करा लिया। वेस्टर्न कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा? वेस्टर्न कॉरिडोर इज़ फ्रॉम JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, मुंबई से लेकर के ये दादरी यूपी में चलेगा। दादरी यूपी में भी है, और जो चरखी दादरी है वो हरियाणा में है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइए, दादरी हमारा यूपी में है। और ये 1500 किलोमीटर का हमारा लंबा है, पूरा कवर किया गया है। और कई वेबसाइट में 1504 किलोमीटर दिया था। तो जो मुझे ठीक लगा मैंने यहाँ लिखा है, और क्योंकि दूरदर्शन वीडियो क्लिप बनाए थे तो मुझे थोड़ा ऑथेंटिक लगा। और ये कवर करेगा उत्तर प्रदेश को, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इतने स्टेट को ये कवर करेगा हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और भी जल्द चालू होने वाला है, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट फेज में है, तो बहुत सारा अभी कवर करेगा। चेन्नई और पूरा कवर करेगा, डायगोनल को कवर करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, आप लोग इससे जुड़िए। जब अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जुड़ करके पूरा जानने का मौका मिलेगा असली कि कैसा प्रोजेक्ट होता है और कितना उसका स्कोप होता है। अब जितने भी हमारे देख लीजिए DFC के ट्रेन हैं, विल हैव 1676 mm 5 फीट एंड 6 इंच। ब्रॉड गेज का मैंने आप लोगों को बताया था कि इतना इसका होता है स्पेसिफिकेशन, डायमेंशन। और पूरे DFC ट्रेन जो मालगाड़ी के मूवमेंट को कंट्रोल करेंगी, सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी ही होता है इसमें। और प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है, देखिए इसमें जब स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर हमारे एग्जीक्यूटिव OBPD कंट्रोल रूम में बैठते हैं, तो वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है कि कौन सा ट्रेन पहले निकालना चाहिए या उसके बाद कौन सी ट्रेन निकालनी चाहिए। तो ये पूरा वर्क प्रोफाइल होता है वहाँ का। और इससे आप लोगों को डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आते हैं, देख लीजिए, अपग्रेडेड डायमेंशन ऑफ DFC। तो ये आप लोगों को देख लीजिए, स्क्रीन में मूव कर रही हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप लोगों को पूछा गया है कि ट्रेन लोड DFC में कितना है। तो ये 13,000 टन का है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं ये भी आप लोगों को बता दूंगी कि इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है DFC के, जैसे कि ट्रेन लेंथ, कंटेनर स्टैक कैसा होता है, विड्थ कितनी होती है, हाइट कितनी होती है। तो देख लीजिए जो एग्जिस्टिंग हमारा सिस्टम है वो कैसा है, और अगर DFC में हमारा होगा तो उसका डायमेंशन कितना है। तो पहला हाइट देख लीजिए, अगर हम देखेंगे हाइट मैंने मार्क किया, स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, तो ये 4.265 मीटर का है। जबकि अगर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में अगर ट्रेनें चलती हैं तो उसके लिए होगा 7.1 मीटर, और EDFC के लिए होगा 5.1 मीटर। तो ये डेटा है, ये एग्जैक्ट आप लोग को याद होना चाहिए। और विड्थ देख लीजिए, मैंने मार्क किया हुआ है, विड्थ यहाँ पर है हमारा 3200 mm, और यहाँ पर है ये आई थिंक 320 है, और यहाँ पर है 3660 mm है। तो देख लीजिए, कंटेनर स्टैक यहाँ पर है सिंगल स्टैक, जैसे देख पा रहे हैं आप, कंटेनर स्टैक यानी कि एक ही सिंगल का है। लेकिन अगर जब वो DFC होगा तो डबल डेक का डबल स्टैक हो जाएगा। माल ढुलाई के लिए डबल स्टैक की यूज़ करेंगे DFC में। और ट्रेन लेंथ जैसा कि आप देख पा रहे हैं 700 मीटर का है, 3 डब्बे मैंने बना रखे हैं बड़े बड़े। लेकिन वहीं पर अगर मैं DFC की बात करूं तो ये हमारा है 1500 मीटर का, 4-5 डब्बे मैंने बना रखे हैं। वैसे बहुत सारे डब्बे होंगे, शो करने के लिए ये है कि काफ़ी ज़्यादा लेंथ होता है। वैसे भी जब आप ट्रैवल करते हैं, कहीं भी जाते हैं इधर से उधर,
तो जो पैसेंजर ट्रेनें होती हैं उनके डब्बे काफ़ी कम होते हैं, लेकिन वहीं अगर मालगाड़ी होती है तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, और हम क्या करते हैं, हम बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं अपना ट्रैफिक को ठीक होने का। तो इसीलिए देख लीजिए मालगाड़ी लंबी होती है। और लास्ट में देख लेते हैं ट्रेन का लोड, तो ये 5,000 टन तक कैरी कर सकता है अगर नॉर्मल हम एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात करें। लेकिन जब आप डीएफसी में देखेंगे जो डेडिकेटेड है सिर्फ फ्रेट के लिए, मालगाड़ी के लिए, माल की ढुलाई के लिए, तो ये है 13,000 टन लोड को कैरी कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इससे एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, देखिए। और अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं हमारे, देख लीजिए। तो ये आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न में कौन कौन से कहाँ से चलता है कॉरिडोर। और डायगोनल देख लीजिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये सब इम्पॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, हम और भी आगे बात करेंगे। तो अब लेक्चर बहुत सारे मैंने कवर करा चुकी हूँ, बहुत सारे डेटा, कुछ और डेटा बचा हुआ है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ कराना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ज़रूर इसके लिए रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं उन लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी इतने अच्छे अच्छे कमेंट के लिए। और आप आंसर दीजिए, और मैं आपके नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का नाम अनाउंस करूँगी। आप लोग देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक शिद्दत, मैं फिर से कहूँगी, शिद्दत होनी चाहिए एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए। और मैंने भी किया है, और इवन मुझे अभी भी अच्छा लगता है पढ़ना। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, तो आपको तो खुद पढ़ना ही चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फर्दर अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सके। और दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्लास भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, उसके बाद मैं फिर और नए सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। और जैसे कि आपकी जो भी डिमांड होगी आप कमेंट कर दीजिए, उस पर फिर मैं अकॉर्डिंगली प्लान करूँगी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।